बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी लेसन को पढ़ चुके हैं और अपने सिलेबस के क्रम को काफ़ी हद तक पूर्ण भी कर चुके हैं। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी का इम्पॉर्टेंट लेसन है राष्ट्रपति, जिससे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो संघीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति या सर्वोच्च पदाधिकारी का पद है राष्ट्रपति। आप सभी इसके नाम से परिचित होंगे कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधान होता है और सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति क्यों प्रधान होते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो उसका आंसर ये है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषता होती है कि सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी होता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से मिलकर संघीय कार्यपालिका बनती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो इस प्रकार से ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन में भी अपनाया गया है। ब्रिटेन में राष्ट्रपति के पद को सम्राट कहा जाता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश सम्राट के करीब है, यानी लगभग उसी की जैसी शक्तियां और कार्य है। और अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से भिन्न है, कारण कि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यही होती है कि जो संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रपति होता है वह ही सर्वे सर्वा होता है, यानी शासन का प्रमुख अधिकारी होता है और समस्त सरकार के तीनों अंगों की जो कार्यवाहियां हैं वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। तो उसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। हमें ज्ञात है कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो उसे हम थोड़ा पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। चुनाव दो प्रकार के होते हैं या निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो भी मत का प्रयोग कर रहा है मताधिकारी स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप से मत का दान करता है, यानी मतदान करता है, उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम से जानते हैं। और जो चुनाव मतदाता स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं होकर अपने मत का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि ये एक इन्वर्टर जो होता है हमारे घरों में लगा हुआ है प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए, तो इन्वर्टर के समान उसकी शक्तियाँ होती हैं। और इसे आर वेंकटरमन ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस प्रकार से बताया है। आर वेंकटरमन ने कहा है कि राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के समान है। संकट की स्थिति में इसकी भूमिका स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है और संकट समाप्त हो जाने पर इसकी भूमिका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि इन्वर्टर कब चालू होता है, जब लाइट चली जाती है, तो लाइट के जाते ही इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और लाइट के आने के बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां भी ऐसी है कि जब देश में सामान्यकालीन व्यवस्थाएं चल रही है तब राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति हो या संकट काल की स्थिति हो उस समय सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है और उस समय
प्रकाश व्यवस्था यानी इन्वर्टर के हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो संकट काल में राष्ट्रपति शासन चलता है और जैसे ही संकट काल समाप्त हो जाता है पुनः वही शासन व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थों के माध्यम से। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान तथा मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हेडिंग है राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताओं का अर्थ होता है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने की क्षमता रखता है। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और नंबर 3 है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पूर्ण योग्यता रखता है। तो भारत का राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यताएं जो है बहुत ही कम रखी गई है। पहला यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का नागरिक होने के साथ साथ 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी योग्यता जो रखी है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता उसमें हो। इसका अर्थ ये होता है कि इतना सर्वोच्च पद और इतनी कम योग्यताएं क्यों? तो कारण यह है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति ने भारत के लिए अपने भारत की समृद्धि की और प्रगति के लिए यदि विशेष योगदान दिया है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। किस रूप में? यदि वो भारत की समृद्धि और प्रगति के लिए कला, विज्ञान, साहित्य, खेल या और किसी भी क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, किसी भी ऐसे सामाजिक कार्य या संस्कृति के क्षेत्र में यदि उसने कुछ विशेष योगदान दिया है, कार्य किया है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचित होने की क्षमता रखता है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो विज्ञान के क्षेत्र से थे और इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से भारत में आए हैं और ये सारी चीजें भारत के राष्ट्रपति होने के लिए गौरवान्वित पद होने के कारण, सम्माननीय पद होने के कारण इतनी कम योग्यताएं इसमें रखी गई है। तो हमें ज्ञात है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और क्यों इसको चुना गया, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और कौन कौन इसमें भागीदार करता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में? तो उसका सीधा सा आंसर है कि सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन प्रणाली में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन, मतलब 70वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके अनुसार संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव पद्धति में शामिल होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों को भी शामिल कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। तो भारत के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा व राज्यसभा इसमें शामिल होते हैं और राज्य विधान मंडलों को 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जो लागू किया गया
उसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि दलगत भावना उभर ही नहीं पाए और राष्ट्रपति का पद एक सम्माननीय पद बना रहे। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में रहकर कोई व्यक्ति भारत की समृद्धि और प्रगति के लिए विशेष योगदान देता है तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने की क्षमता रखता है। लेकिन उस निर्वाचित पद्धति के लिए एक पद्धति को अपनाया जाता है जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। और एकल मत संक्रमणीय पद्धति में प्रत्येक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा तय करना होता है और वो न्यूनतम कोटा क्वालिफाई करने के बाद ही राष्ट्रपति की पद की दौड़ में वह व्यक्ति शामिल हो सकता है। तो न्यूनतम कोटा का एक फॉर्मूला होता है। तो न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। इस फॉर्मूला के अनुसार न्यूनतम कोटा को निकाला जाता है जैसा इसमें दिया गया है। दिए गए मतों की संख्या, उदाहरण के लिए दिए गए मतों की संख्या 400 है और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या माना कि 4 है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 जो इसमें आया उसमें प्लस 1 कर देंगे यानी कि 101। यानी कोई भी जो उम्मीदवार वो राष्ट्रपति पद के लिए यदि निर्वाचित होना चाहता है तो उसे न्यूनतम कोटा यानी 101 मत प्राप्त करने ही होंगे। यदि उसे ये न्यूनतम कोटा क्वालिफाई कर लिया है तो बाद में वो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हो सकता है। तो न्यूनतम कोटा निकालने के बाद ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि योग्य व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो और जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिक महत्वपूर्ण बन जाए। अतः भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन राज्यों की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो कम और ज्यादा होती रहती है। जैसा हमें याद है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों की सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की विधानसभा के सदस्य केवल कुछ हजार जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः निम्न सिद्धांत का पालन राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य मत मूल्य इस अनुपात में होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के जो मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा है, उन मतदाताओं की संख्या ज्यादा है क्योंकि ये राज्य बड़े राज्य हैं और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि करता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के बीच में। लेकिन मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो कुछ हजार मतदाताओं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो इससे भी निकालने का एक फॉर्मूला है, जैसे किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या बराबर राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, कि उस राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है ये यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद में अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या,
उस राज्य के निर्वाचित सदस्य कितने हैं उनकी सदस्य संख्या से इसको डिवाइड किया जाता है और डिवाइडेड बाय 1000 से उसको डिवाइड किया जाता है। तो जो जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वह मतदाता कर रहा है मतदाताओं के लिए, ये इसमें आ जाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति के लिए कुछ उपलब्धियां, भत्ते व पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। ये उपलब्धियां क्या है और फिर कौन कौन से भत्ते राष्ट्रपति को दिए जाते हैं और पेंशन की क्या व्यवस्था है, ये हमारा अगला टॉपिक है। 1998 के एक विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति को मात्र 50,000 मासिक वेतन मिलता था, किंतु हाल ही 2009 के आंकड़ों के अनुसार अब ये राशि 1.5 लाख मासिक कर दी गई है। इसके अलावा अब 2020 तक और भी इसकी राशि बढ़ चुकी है। ये पुराने आंकड़े हैं, पुरानी पुस्तकों के अनुसार, और अभी ये वर्तमान में राशि और भी अधिक कहीं ज्यादा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, बिजली तथा संसद द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार के भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी परिलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जाती, चाहे देश की परिस्थितियां सामान्यकालीन हो या आपातकालीन हो। यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से कोई कटौती करवा सकता है। वैसे सामान्य रूप से राष्ट्रपति की कोई भी कटौती नहीं की जाती। सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रपति को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है और पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए 12,000 रुपए वार्षिक राशि तथा निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। फरवरी 2002 में राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी आवास तथा 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का निर्णय किया गया है। वैसे तो भारत का राष्ट्रपति होने के बावजूद भी राष्ट्रपति की जो मासिक आय होती है वो बेहद कम होती है। पहले तो बहुत ही कम थी, 50,000, फिर 1.5 लाख हुई और अब और भी बढ़ गई है। और इसके अलावा मासिक भत्ते जो सचिवालय के द्वारा संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं, वो सारे भत्ते भी राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। निःशुल्क आवास की व्यवस्था होती है, बिजली, कार, पेट्रोल, जो भी उनका खर्चा होता है वो सभी राष्ट्रपति के भत्तों में आता है। राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दी जाती है और पेंशन के बाद भी यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवित जीवन साथी को भी मासिक आय के रूप में उनको कुछ न कुछ पेंशन दी जाती है। तो ये सामान्य उनके प्रारूप है। इसके बाद में आता है उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों का अर्थ होता है विशेषाधिकार, कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रपति किस प्रकार से भारत का उच्च पदाधिकारी है उससे हमें ज्ञात होता है। उन्मुक्तियों का अर्थ होता है विशेषाधिकारों से। विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार क्या क्या दिए जाते हैं? राष्ट्रपति को अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी भी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी किया जा सकता है, न ही उसे कैद किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस पर दावा करना चाहे तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाहियां की जाती है।
तो राष्ट्रपति को उन्मुक्तियों के रूप में ये अधिकार दिया गया है कि विशेषाधिकार दिया गया है कि उसे कोई भी किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किसी भी रूप में उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किन्हीं भी परिस्थितियों में उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती और कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उसे गलत साबित कर सकता है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का औपचारिक प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। समस्त कार्यवाहियों के लिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही कार्यवाही करता है। तो यानी कि राष्ट्रपति किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता है, जबकि भारत के समस्त कार्य होते राष्ट्रपति के नाम से ही है कि राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त कार्यवाहियां पूर्ण की जाती है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, इसीलिए उसके विरुद्ध कहीं भी कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलतफहमियों के कारण या किसी विशेष कारण से राष्ट्रपति के ऊपर संदेह किया जाता है। तो यदि राष्ट्रपति के ऊपर संदेह किसी ने किया है और यदि कोई उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहता है तो उसे 2 महीने का नोटिस पूर्व में देना होगा, उसके बाद में ही वो कार्यवाही आगे बढ़ती है।